दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग पैसा कैसे सोचते और मैनेज करते हैं, जबकि बाकी लोग बस काम करके जीते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई आपके लिए काम करे, सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके सपनों को हकीकत बनाने के लिए? आज बुक साम्राज्य पर हम लेकर आए हैं टोनी रॉबिन्स की दुनिया की सबसे मशहूर किताब मनी मास्टर द गेम की स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर समरी, जो आपके पैसे की सोच को पूरी तरह बदल सकती है। इस वीडियो में आप सीखेंगे पैसे को सिर्फ कमाने की बजाय आपके लिए काम करने का तरीका, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के आसान और प्रूवन स्ट्रैटेजीज, और वो 7 सिंपल स्टेप्स जो आपको लंबे समय तक वेल्थ बिल्ड करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, बनिए हमारे साथ और जानिए कि असली अमीरी का खेल कैसे खेला जाता है और क्या आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मास्टर कर सकते हैं। चैप्टर 1, फाइनेंशियल फ्रीडम का माइंडसेट। टोनी रॉबिन्स इस चैप्टर में सबसे पहले ये बात स्पष्ट करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं है। ये आपके जीवन की चॉइसेस, कंट्रोल और सिक्योरिटी से जुड़ा है। उनका मानना है कि बहुत से लोग पैसे को लेकर डर और चिंता में फंस जाते हैं और यही उनका फाइनेंशियल ग्रोथ का सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। मुख्य बिंदु 1, माइंडसेट सबसे बड़ा फैक्टर है। पैसा कमाना या निवेश करना सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है। सबसे पहले हमें अपने दिमाग में ये विश्वास डालना होता है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। डर और भ्रम को दूर करना जरूरी है। अगर आप हमेशा ये सोचेंगे कि पैसे के मामलों में आप असफल होंगे, तो आप गलत डिसीजंस लेंगे। 2, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब केवल बड़ी रकम कमाना ही फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। इसका असली अर्थ है अपनी ज़रूरतों और खर्चों पर कंट्रोल रखना, तनाव मुक्त रहना, अपनी पसंद के जीवन का चयन कर पाना। यानी पैसा सिर्फ एक टूल है और माइंडसेट तय करता है कि आप इसे कैसे यूज करेंगे। 3, पैसे के प्रति समझदारी। कई लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स और हाई एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की जटिलताओं में फंस जाते हैं। टोनी का कहना है कि सिंपल रूल्स और कंसिस्टेंट हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 4, एम्पावरमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप खुद अपने पैसे के मालिक हैं। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की जिम्मेदारी लेने से ही आप ग्रोथ की ओर बढ़ते हैं। 5, माइंडसेट शिफ्ट का उदाहरण। एक आम व्यक्ति सोचता है, मेरे पास कम पैसे हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। टोनी कहते हैं, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आपकी सेविंग हैबिट्स, स्पेंडिंग पैटर्न्स और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यही आपके भविष्य को बदल सकते हैं। सीख, माइंडसेट इक्वल्स फाइनेंशियल सक्सेस का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप। फियर और कंफ्यूजन फाइनेंशियल मिस्टेक्स को जन्म देते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको खुद को एम्पावर्ड और डिसिप्लिन बनाना होगा। अगर माइंडसेट ही फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव है, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या ये है कि हम कैसे पैसा बचाएं और निवेश करें ताकि हमारे पास लॉन्ग टर्म वेल्थ बने? इसका जवाब और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हमें अगले चैप्टर में मिलेगा। चैप्टर 2, सेविंग और कंपाउंडिंग का पावर। टोनी रॉबिन्स इस चैप्टर में बताते हैं कि वेल्थ बनाने की सबसे बड़ी शक्ति है कंपाउंडिंग। यानी आपका पैसा समय के साथ अपने आप बढ़ता है और जितनी जल्दी आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आपके पास सब्सटैंशियल वेल्थ आएगी। मुख्य बिंदु 1, स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट स्मॉल। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़े पैसों से ही निवेश करना जरूरी है। टोनी कहते हैं कि स्मॉल अमाउंट्स भी अर्ली इन्वेस्टमेंट के साथ बड़े परिणाम दे सकते हैं। उदाहरण, अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने थोड़ी सेविंग शुरू करते हैं और 30 साल तक इसे जारी रखते हैं, तो कंपाउंडिंग के कारण आपके पास रिटायरमेंट तक बहुत बड़ा पैसा होगा। 2, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का अर्थ है पैसा पैसा बनाता है। अगर आप इंटरेस्ट या रिटर्न्स को दोबारा निवेश करते हैं, तो समय के साथ आपका वेल्थ एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ता है। देर से शुरू करने वाले लोगों को बहुत अधिक सेविंग करनी पड़ती है, जबकि अर्ली स्टार्टर्स कम राशि में भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। 3, सेविंग्स रेट और कंसिस्टेंसी। सिर्फ पैसे बचाना पर्याप्त नहीं है, कंसिस्टेंटली सेविंग करना और उसे सही जगह इन्वेस्ट करना जरूरी है। टोनी कहते हैं कि ये एक हैबिट बनाना चाहिए, माइनस जैसे रोजाना पानी पीना। रेकमेंडेड स्ट्रैटेजी, अपनी इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज जैसे 10% या 20% हर महीने सीधे सेविंग इन्वेस्टमेंट में डालें। 4, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का पहला स्टेप। सेविंग और कंपाउंडिंग केवल वेल्थ बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। इमरजेंसी फंड और बेसिक इन्वेस्टमेंट से आपका स्ट्रेस कम होता है और आप बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाते हैं। 5, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। लोगों की बड़ी गलती, पैसा खर्च करना और बचत या इन्वेस्टमेंट को बाद के लिए टाल देना। छोटी रकम को भी इन्वेस्ट करना शुरू करें। डिले करने से आपका पोटेंशियल वेल्थ बहुत कम हो सकता है। हाई रिस्क या ओवरली कॉम्प्लिकेटेड स्कीम्स में जल्दी पड़ना भी नुकसान कर सकता है। सीख, अर्ली सेविंग जोड़ कंपाउंडिंग इक्वल्स लॉन्ग टर्म वेल्थ। स्मॉल स्टेप्स भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही फाइनेंशियल ग्रोथ की कुंजी हैं। अगर सेविंग और कंपाउंडिंग से वेल्थ बढ़ती है, तो अगला सवाल ये है, कैसे सही जगह निवेश करें, कौन से एसेट्स चुनें और पोर्टफोलियो को सुरक्षित और बढ़ते हुए कैसे मेंटेन करें? इसका जवाब हमें अगले चैप्टर में मिलेगा। चैप्टर 3, इन्वेस्टमेंट का सीक्रेट, सही एसेट्स चुनना। टोनी रॉबिन्स इस चैप्टर में बताते हैं कि वेल्थ बनाने के लिए सिर्फ पैसा बचाना पर्याप्त नहीं है,
उसे सही जगह इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। सही निवेश स्ट्रैटेजी और एसेट एलोकेशन आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ और सुरक्षा दोनों तय करती है। मुख्य बिंदु 1. एसेट क्लासेस और डाइवर्सिफिकेशन। रॉबिन्स कहते हैं कि अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक ही एसेट में पैसा लगाना रिस्की हो सकता है। मुख्य एसेट क्लासेस: स्टॉक्स बाय इक्विटी माइनस उच्च रिटर्न लेकिन हाई रिस्क, बॉन्ड्स बाय फिक्स्ड इनकम सुरक्षित लेकिन मॉडरेट ग्रोथ, कैश बाय लिक्विड फंड्स माइनस सुरक्षा इमरजेंसी के लिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है आपका पैसा अलग अलग एसेट्स में बटा हो ताकि रिस्क कम हो और ग्रोथ स्टेडी रहे। 2. इंडेक्स फंड्स की ताकत। टोनी बताते हैं कि लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स सबसे आसान और सेफ तरीका है लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का। एक्टिव फंड्स अक्सर हाई फीस लेते हैं और मार्केट को बीट नहीं कर पाते। इंडेक्स फंड सिर्फ मार्केट को फॉलो करते हैं लेकिन लंबी अवधि में बहुत रिलायबल रिटर्न्स देते हैं। 3. एसेट एलोकेशन माइनस उम्र और रिस्क के हिसाब से। रॉबिन्स का सिंपल रूल: जितनी उम्र कम उतना ज्यादा स्टॉक्स में निवेश, उम्र बढ़ने पर बॉन्ड्स बढ़ाएं। उदाहरण: 30 साल की उम्र 70% स्टॉक्स 30% बॉन्ड्स, 60 साल की उम्र 40% स्टॉक्स 60% बॉन्ड्स। क्यों? स्टॉक्स लंबी अवधि में ग्रोथ देते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म में रिस्की होते हैं। बॉन्ड सेफ्टी देते हैं। 4. रीबैलेंसिंग। समय समय पर पोर्टफोलियो की समीक्षा करना जरूरी है। अगर कोई एसेट ज्यादा ग्रो कर गया है तो रीबैलेंसिंग करके सही प्रोपोर्शन वापस लाना चाहिए। इससे रिस्क कंट्रोल में रहता है और पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में बैलेंस्ड रहता है। 5. मिस्टेक्स टू अवॉइड। हाई फीस वाले फंड्स में ब्लाइंडली पैसा लगाना, मार्केट टाइमिंग की कोशिश करना, बाय लो सेल हाई, डाइवर्सिफिकेशन इग्नोर करना। सीख: सेविंग जोड़, कंपाउंडिंग जोड़, सही एसेट एलोकेशन इक्वल्स लॉन्ग टर्म वेल्थ। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सुरक्षित और इफेक्टिव रास्ता है। पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करना जरूरी है। अब जब हमने समझ लिया कि सही एसेट्स और एलोकेशन कैसे चुनें, अगला सवाल ये उठता है, क्या हम अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करने के लिए प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें या खुद ही मैनेज करें? इसका जवाब हमें अगले चैप्टर में मिलेगा। चैप्टर 4: फाइनेंशियल एडवाइजर्स, मदद लें या खुद करें। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं, क्या हमें अपने पैसे संभालने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए या खुद इन्वेस्ट करना बेहतर है? मुख्य बिंदु 1. फाइनेंशियल एडवाइजर्स के फायदे और नुकसान। बहुत से एडवाइजर्स अपने क्लाइंट्स के बेस्ट इंटरेस्ट की बजाय कमीशन और फीस कमाने पर ध्यान देते हैं। हाई कॉस्ट म्यूचुअल फंड्स और प्रोडक्ट्स अक्सर एडवाइजर्स को ज्यादा फायदा देते हैं लेकिन आपके वेल्थ ग्रोथ को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ रेयर और ट्रस्टवर्दी एडवाइजर्स होते हैं लेकिन उन्हें पहचानना जरूरी है। 2. फी ओनली एडवाइजर्स। रॉबिन्स रेकमेंड करते हैं फी ओनली एडवाइजर्स जो सिर्फ आपकी मदद के लिए फीस लेते हैं और कमीशन नहीं। ऐसे एडवाइजर्स अनबायस्ड एडवाइस देते हैं और आपके पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट ऑप्शंस चुनते हैं। 3. सेल्फ मैनेजमेंट के फायदे। रॉबिन्स मानते हैं कि बहुत सारे लोग अपने पैसे खुद मैनेज कर सकते हैं सिंपल प्रिंसिपल्स अपनाकर, जैसे सेविंग हैबिट्स, डेट एलिमिनेशन, इन्वेस्टिंग इन लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, प्रॉपर एसेट एलोकेशन। ये सब बिना एक्सपेंसिव एडवाइजर की मदद से संभव है। 4. एडवाइजर की जरूरत कब होती है? अगर आपकी इनकम बहुत कॉम्प्लेक्स है या मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं, अगर आपको टैक्स प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग जैसी एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, अगर समय की कमी है और आप खुद इन्वेस्ट मैनेज नहीं कर सकते। 5. कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। हाई फी प्रोडक्ट्स ब्लाइंडली खरीदना, क्विक रिच स्कीम्स में फॉल करना, डाइवर्सिफिकेशन या लॉन्ग टर्म प्लानिंग इग्नोर करना। सीख: सिंपल लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज को समझना ही वेल्थ क्रिएशन की कुंजी है। अगर आप बेसिक रूल्स जानते हैं तो आप खुद ही इन्वेस्ट मैनेज कर सकते हैं। एडवाइजर तभी जरूरी है जब आपकी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स या टाइम कंस्ट्रेंड हो। अब जब हमने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद और सेल्फ मैनेजमेंट समझ लिया, अगला सवाल ये है, क्या हमें अपनी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस लेना चाहिए और कौन सा इंश्योरेंस सबसे जरूरी है? इसका जवाब हमें अगले चैप्टर में मिलेगा। चैप्टर 5: इंश्योरेंस, सुरक्षा या जाल। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि इंश्योरेंस हमारी फाइनेंशियल लाइफ का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन लोग अक्सर इसे गलत तरीके से समझते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। मुख्य बिंदु 1. इंश्योरेंस का असली मकसद। इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका मकसद है आपको और आपके परिवार को बड़े आर्थिक झटकों से बचाना, जैसे गंभीर बीमारी, एक्सीडेंट, अचानक मृत्यु। इंश्योरेंस एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है, पैसा बढ़ाने का साधन नहीं। 2. कौन सा इंश्योरेंस जरूरी है? हेल्थ इंश्योरेंस सबसे जरूरी, ताकि मेडिकल इमरजेंसी में कर्ज ना लेना पड़े। टर्म लाइफ इंश्योरेंस अगर आप परिवार के लिए जिम्मेदार हैं, सस्ता और सीधे परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। ऑटो इंश्योरेंस अगर आप कार या बाइक चलाते हैं। होमओनर्स रेंटर्स इंश्योरेंस घर या किराए के लिए सुरक्षा। 3. कौन सा इंश्योरेंस बेकार है? होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडाउमेंट प्लान्स या इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस। ये बहुत महंगे होते हैं और इनका रिटर्न कम होता है। अधिक फायदा कंपनी और एजेंट को होता है, ग्राहक को नहीं।
4. इंश्योरेंस लेते समय ध्यान देने योग्य बातें। सिंपल और ट्रांसपेरेंट प्लान चुनें। प्रीमियम उतना रखें जितना आराम से भर सकें। पॉलिसी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें। सीख, इंश्योरेंस केवल सुरक्षा के लिए होता है, पैसा बढ़ाने के लिए नहीं। सही इंश्योरेंस चुनना आपके फाइनेंशियल फाउंडेशन को मजबूत बनाता है। बेकार या हाई कॉस्ट प्रोडक्ट से बचना ही स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन है। अब जब हमने समझ लिया कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और किसे चुनना चाहिए, अगला सवाल ये है, अगर हम अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए सही इंश्योरेंस ले चुके हैं, तो अब निवेश के लिए सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका क्या हो सकता है? इसका जवाब अगले चैप्टर में मिलेगा। चैप्टर 6, सही एसेट एलोकेशन चुनें। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देते हैं। हमारे निवेश पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स और कितने बॉन्ड्स होने चाहिए, यानी एसेट एलोकेशन कैसे तय करें। एसेट एलोकेशन क्यों जरूरी है? हर व्यक्ति की उम्र, रिस्क लेने की क्षमता और फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं। उदाहरण, कोई 25 साल का नया निवेशक जो ज्यादा रिस्क ले सकता है, कोई 55 साल का व्यक्ति रिटायरमेंट के करीब जो सुरक्षित निवेश पसंद करता है। आसान थंब रूल, जितने छोटे आप हैं उतना ज्यादा स्टॉक्स में निवेश करें। उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे बॉन्ड्स की हिस्सेदारी बढ़ाएं। उदाहरण, उम्र 30 साल 70% पोर्टफोलियो स्टॉक्स इंडेक्स फंड्स में, 30% बॉन्ड्स में। उम्र 60 साल 40% स्टॉक्स, 60% बॉन्ड्स। क्यों काम करता है ये तरीका? स्टॉक्स लंबे समय में ज्यादा ग्रोथ लेकिन शॉर्ट टर्म में रिस्की। बॉन्ड्स कम रिटर्न लेकिन ज्यादा सुरक्षित। दोनों का मिश्रण, बैलेंस्ड और स्टेबल पोर्टफोलियो। लेखक का मैसेज, टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि एसेट एलोकेशन आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए वैसा ही है जैसा डाइट और एक्सरसाइज आपके शरीर के लिए। गलत एलोकेशन आपकी मेहनत की कमाई को जोखिम में डाल सकता है। अब सवाल उठता है, हम चाहे कितने भी अच्छे निवेश करें, अगर हम बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हों तो क्या हमारी वेल्थ बढ़ सकती है? इसका जवाब अगले चैप्टर में मिलेगा। चैप्टर 7, कर्ज को खत्म करें और क्रेडिट कार्ड से बचें। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स एक बहुत बड़ा सच बताते हैं। कर्ज अमीर बनने की सबसे बड़ी दुश्मन है, खासकर क्रेडिट कार्ड का कर्ज, जो धीरे धीरे आपकी पूरी कमाई को निगल सकता है। क्यों खतरनाक है कर्ज? क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको आसान EMI और कम शुरुआती ब्याज दिखाकर लुभाती हैं। असलियत, क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर 18% से 30% तक हो सकती है। उदाहरण, अगर आपने 1 लाख रुपए का कर्ज लिया और समय पर नहीं चुकाया तो ये कुछ सालों में दुगुना तिगुना हो जाएगा। लेखक की सलाह। 1. अगर आपके पास पहले से कर्ज है तो उसे चुकाना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। 2. सबसे पहले क्रेडिट कार्ड कर्ज चुकाएं, क्योंकि ये सबसे महंगा होता है। 3. उसके बाद पर्सनल लोन और बाकी देनदारियां। 4. एक बार जब आप कर्ज से मुक्त हो जाते हैं, तभी आपका पैसा सही मायनों में आपके लिए काम करना शुरू करेगा। डेट स्नोबॉल और डेट एवलांच मेथड। डेट स्नोबॉल मेथड, सबसे छोटे कर्ज से शुरू करें, जल्दी खत्म करें। बचे हुए पैसे को अगले कर्ज में लगाएं, इससे मोटिवेशन बना रहता है। डेट एवलांच मेथड, सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाएं, कुल मिलाकर कम ब्याज देना और पैसा बचाना। दोनों तरीके सही हैं, बस लगातार कर्ज खत्म करने पर ध्यान दें। क्रेडिट कार्ड के जाल से बचें, केवल तभी इस्तेमाल करें जब हर महीने पूरा बिल चुका सकें। कभी मिनिमम पेमेंट के जाल में मत फंसें। बेहतर होगा कि जरूरत के हिसाब से डेबिट कार्ड या कैश का इस्तेमाल करें। अब मान लीजिए आपने कर्ज खत्म कर दिया है, सेविंग शुरू कर दी है और निवेश भी कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है, क्या हमें एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है या हम खुद ही सब कुछ मैनेज कर सकते हैं? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा। चैप्टर 8, क्या आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है? इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं, क्या हमें अपना पैसा संभालने के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए या खुद मैनेज करना बेहतर है? असलियत, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर अपने क्लाइंट से ज्यादा फीस कमाने और महंगे प्रोडक्ट बेचने पर ध्यान देते हैं। अक्सर वे म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस ऐसे चुनते हैं जिनमें उनका कमीशन ज्यादा होता है, न कि आपके लिए सबसे फायदेमंद। नतीजा, आपका पैसा लंबे समय में कम बढ़ता है और अनजाने में आप नुकसान उठाते हैं। कब जरूरी है फाइनेंशियल एडवाइजर? अगर आपकी इनकम बहुत बड़ी और जटिल है, अगर आपको टैक्स प्लानिंग या एस्टेट प्लानिंग की गहरी जानकारी नहीं है, अगर आपके पास समय की कमी है और आप खुद निवेश मैनेज नहीं करना चाहते। सही एडवाइजर कैसे चुने? हमेशा फी ओनली फाइनेंशियल एडवाइजर को चुने, यानी जो केवल फीस लेकर सलाह दे, कमीशन न कमाए। ऐसे लोगों से बचें जो जल्दी अमीर बनाने का दावा करें। आपका एडवाइजर आपके फायदे के लिए काम करे, न कि अपने कमीशन के लिए। खुद मैनेज क्यों करना बेहतर है? ज्यादातर लोगों की जरूरतें बहुत सिंपल होती हैं, बचत करना, कर्ज चुकाना और इंडेक्स फंड में निवेश करना। ये सब आप खुद आसानी से कर सकते हैं। किताब का मूल मंत्र यही है, अगर आप बेसिक रूल्स समझ लें तो आपको किसी महंगे एडवाइजर की जरूरत नहीं। अब सवाल ये उठता है, अगर हम खुद ही पैसा मैनेज कर सकते हैं तो क्या हमें इंश्योरेंस जैसी चीजों में भी सावधानी रखनी चाहिए? और सही इंश्योरेंस चुनने का आसान तरीका क्या है? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा। चैप्टर 9, इंश्योरेंस, सुरक्षा या जाल।
इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि इंश्योरेंस हमारी फाइनेंशियल लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन लोग अक्सर इसे गलत तरीके से समझते हैं और ऐसे प्रोडक्ट ले लेते हैं जो उनके लिए नुकसानदायक साबित होते हैं। इंश्योरेंस का असली मकसद इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका असली मकसद है आपको और आपके परिवार को बड़े आर्थिक झटकों से बचाना, जैसे बीमारी, एक्सीडेंट या अचानक मृत्यु। यानी ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है, पैसा बढ़ाने का साधन नहीं। कौन सा इंश्योरेंस ज़रूरी है? 1. हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा, सबसे ज़रूरी। मेडिकल इमरजेंसी बिना इंश्योरेंस के आपको कर्ज में डुबा सकती है। 2. टर्म लाइफ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, अगर आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है तो ये ज़रूरी है। ये सस्ता होता है और सीधे आपके परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। 3. ऑटो इंश्योरेंस, वाहन बीमा, अगर आप कार या बाइक चलाते हैं तो ये अनिवार्य है। 4. होम ओनर्स रेंटर्स इंश्योरेंस, घर किराएदार का बीमा, अगर घर आपका है या आप किराए पर रहते हैं, दोनों ही हालात में नुकसान से बचने के लिए ये ज़रूरी है। कौन सा इंश्योरेंस बेकार है? होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडाउमेंट प्लान्स या इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ये बहुत महंगे होते हैं और इनका रिटर्न कम होता है। इनसे ज़्यादा फायदा कंपनी और एजेंट को होता है, ग्राहक को नहीं। इंश्योरेंस लेते समय ध्यान देने योग्य बातें, हमेशा सरल और पारदर्शी प्लान चुनें। प्रीमियम उतना रखें जितना आप आराम से भर सकें। पॉलिसी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें। अब सवाल उठता है, अगर हमें सही इंश्योरेंस लेना आ गया तो क्या हम अब निवेश के लिए भी उतने ही आसान और भरोसेमंद तरीके ढूंढ सकते हैं? यानी आखिरकार कहाँ निवेश करें कि रिस्क भी कम हो और ग्रोथ भी पक्की हो? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा। चैप्टर 10, अपनी जिंदगी और पैसों को सिंपल रखें। इस आखिरी प्रिंसिपल में टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि पैसा मैनेज करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। ज़्यादातर लोग अपने पैसे की प्लानिंग को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल और कॉमन सेंस रूल्स, अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस किसी जटिल फॉर्मूला या एक्सपर्ट एडवाइस से नहीं आते, बल्कि सिंपल और कॉमन सेंस रूल्स से आते हैं। यही कारण है कि उन्होंने सारी बातें एक छोटे से इंडेक्स कार्ड पर लिखी। मुख्य बातें: 1. अपने खर्च को कंट्रोल करो। 2. ज्यादा कर्ज मत लो। 3. भविष्य के लिए सेव और इन्वेस्ट करो। 4. फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सिंपल रखो। आपको दर्जनों इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, हंड्रेड्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स या कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की जरूरत नहीं है, बस डिसिप्लिन और क्लैरिटी चाहिए। इंडस्ट्री की चाल, फाइनेंशियल इंडस्ट्री अक्सर चीज़ों को जानबूझकर कॉम्प्लेक्स बनाती है ताकि लोग उन पर डिपेंड रहें और वो ज़्यादा पैसा कमा सकें। असलियत ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव सिंपल हैबिट से बनती है। प्रिंसिपल का सार: सिंपल इज पावरफुल। अगर आप अपने पैसों को बेसिक, क्लियर और डिसिप्लिन तरीके से मैनेज करेंगे तो बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के भी फाइनेंशियली सिक्योर रह सकते हैं। अगर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ 5-6 सिंपल रूल से मैनेज हो सकती है, तो क्या आप इसे सिंपल रखने की हिम्मत करेंगे या फिर कम्प्लेक्सिटी के चक्कर में पड़ते रहेंगे? तो दोस्तों, ये थे टोनी रॉबिन्स के मनी मास्टर द गेम के वो पावरफुल प्रिंसिपल्स और स्ट्रैटेजीज जिन्हें अपनाकर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए, पैसा सिर्फ कमाने की चीज़ नहीं है, बल्कि सही तरीके से मैनेज और इन्वेस्ट करने पर यह आपके सपनों को सच कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्त और परिवार भी इन फाइनेंशियल सीक्रेट्स का फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, बुक साम्राज्य को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों के आसान और प्रैक्टिकल समरीज जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। अब आपसे एक सवाल, अगर आपके पास सिर्फ वन फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अपनाने का मौका हो तो आप सबसे पहले कौन सी स्ट्रैटेजी चुनेंगे और क्यों? अपने जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नए फाइनेंशियल सीक्रेट्स के साथ। तब तक के लिए अपने पैसे समझदारी से मैनेज कीजिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए।